will explain that. I have the one of the video. Okay, your answer is not coming means that you are not understand that part. So I will again explain that particular part once again. तो ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का पार्ट हम जो है फिर से एक बार एग्जांपल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब सिमेट्री किसको बोलते हैं? जनरली अब तितली है, देखिए ये सिमेट्री है, इसके दो पार्ट हो सकते हैं। अब ये बनाना है, बनाने को दो पार्ट में सेम, तो इसमें कैसा है, कट करने के बाद दो अलग अलग पार्ट में हो जाएगा, तो इसको कंसिडर करते हैं हम असिमेट्रिक। अब एग्जांपल लीजिए। अब एग्जांपल कैसा लेंगे? दो एग्जांपल है मेरे पास। ओके, एक टार्टारिक एसिड। अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, अब कोई भी कंपाउंड को अगर जो फाइंड आउट करना है तो उसके अंदर 3 एंगल ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, 3 हो सकते हैं, एक एंगल ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और 3 फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ द सिमेट्री। तो 3 एक्सिस प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, अगर जो तीनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है एलिमेंट ऑफ एक्सिस तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यहाँ पर कोई एंगल ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया? तो कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट रहा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट रहा तो हमारे पास 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने समझने की कोशिश करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ द सिमेट्री एंड थर्ड वन इज द, क्या है? थर्ड वन इज द अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ द सिमेट्री। दूसरा नाम है इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस ऑफ द सिमेट्री। अब इसमें का फर्स्ट देखेंगे, प्लेन ऑफ द सिमेट्री, दैट इज द मिरर प्लेन। इसको एक्सप्लेन कैसा करेंगे? अ प्लेन ऑफ द सिमेट्री इज द इमेजिनरी प्लेन दैट पासेस थ्रू अ मॉलिक्यूल such that atoms or the groups of atoms on one side of the plane form the mirror images of those on the other side, and it is particularly useful if the molecule contains 2 or more chiral centers। 2 chiral centers होना चाहिए। अब देखिए ये मॉलिक्यूल है टार्टारिक एसिड का। अब इसके अंदर 2 chiral सेंटर है जो कि रेड कलर से इंडिकेट किए वाले हैं। ओके, अब ये टार्टारिक एसिड का है, ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब इसके पेयर ऑफ एनैंटियोमर है, वो भी क्या रहेंगी? मिरर इमेजेस है। ओके, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। इसी का थर्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को प्लेन ऑफ सिमेट्री, जहां से प्लेन पास किए सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है अबो और बिलो। ऐसे टाइम में ये क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, एट दैट टाइम वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे 2 में टार्टारिक एसिड के 2 जो स्ट्रक्चर है मिरर इमेजेस, उसके अंदर कोई भी एंगल ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं था, इसलिए वो ऑप्टिकली क्या थे? इनएक्टिव थे। अब नेक्स्ट है सेंटर ऑफ द सिमेट्री। अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या देखते हैं हम? इन्वर्जन सेंटर। ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज द पॉइंट इन अ मॉलिक्यूल फ्रॉम विच लाइन ड्रॉन ऑन द अपोजिट साइड एट इक्वल डिस्टेंस मीट एग्जैक्टली सिमिलर पॉइंट्स, ग्रुप्स और एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। अब एग्जांपल समझिए, एक आइसोमर देखेंगे 2,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है इक्वल डिस्टेंस में, अपोजिट साइड में 2 असिमेट्रिक कार्बन है। यहाँ पे 4 असिमेट्रिक कार्बन आइटम है, लेकिन ये CH3 CH3 एक दूसरे के अपोजिट साइड में सेंटर में से पास हो रहे हैं। ओके, अनदर एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पर, देखिए। ओके, ये 2 एग्जांपल्स है, एक है सीस है और दूसरा वाला ट्रांस वाला है। दोनों में CH3 ग्रुप वन साइड में, इसलिए सीस फॉर्म बोल रहे हैं हम, और यहाँ पे जो CH3 ग्रुप से एक दूसरे के अपोजिट है तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ओके, तो सीस फॉर्म में दोनों जो CH3 ग्रुप है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करते, एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है। ओके, तो इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? और लेकिन यहाँ पे जो CH3 ट्रांसफॉर्म एक दूसरे के
सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जहां पर कोई भी एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहा तो क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता। लास्ट वाला है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ द सिमेट्री और द इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस ऑफ द सिमेट्री। और इसको क्या बोलेंगे, द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी possess an n-fold alternate axis of symmetry if on rotating through the angle of 360 degree about this axis and followed by the reflections of the resulting molecule in a plane perpendicular to the axis of the mirror images is exactly identical to the ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स। अब देखिए समझने की कोशिश करिए, ए है, ए को क्या करेंगे 90 डिग्री से रोटेट, 360 डिग्री से रोटेट किया फर्स्ट, ओके। तो जो मॉलिक्यूल शो करा बी, उसकी जो है रिफ्लेक्शन लेंगे, ओके। रिफ्लेक्शन लेने के बाद सी मिला, सी और ए अगर जो आइडेंटिकल है, ओके, ए और सी आइडेंट, देन कंपाउंड क्या बोलेंगे, एन फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ द सिमेट्री उसको बोलते हैं। और ए और सी सिमिलर नहीं है, देन क्या बोलेंगे, डज नॉट कंटेन द एन फोल्ड एक्सिस ऑफ द सिमेट्री। और एक एग्जांपल देखिए, अब हम मॉलिक्यूल देखिए, ओके, टेट्रामिथाइल 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पे इसको फर्स्ट रोटेट करेंगे, 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। फर्स्ट रोटेशन दिया हमने, रोटेशन देने के बाद क्या बनेगा स्ट्रक्चर, देखिए अभी जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें परपेंडिकुलर ग्रुप से, देखिए रोटेट करने के बाद, ओके। अब इसका रिफ्लेक्शन लेंगे, रिफ्लेक्शन जो लेने के बाद परपेंडिकुलर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है, ओके, और जो मिरर इमेजेस वाला है वो इनिशियल के साथ आइडेंटिकल है। अब मिरर इमेजेस के साथ आइडेंटिकल है, यानी ए और सी आइडेंटिकल है, तो उसमें क्या बोलेंगे, एन फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ द सिमेट्री उसको बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। ये एग्जांपल आप नहीं समझे तो भी चलेगा, ओके ओके। ये एग्जांपल आपको नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, कौन सा वाला, ये जो अभी एग्जांपल देखे आपने, ये एग्जांपल नहीं समझ में आया चलेगा, लेकिन उससे पहले वाला जो था वो आपको समझ में आना चाहिए, ओके, वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसमें अभी आपको 3 मैंने पढ़ाए हैं एक था, कौन सा था, अब बोल सकते कोई कि 3 कौन कौन से एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमने पढ़े हैं। Plane of symmetry, center of हाँ, symmetry, and axis. Perpendicular ओके, axis. हाँ 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमने पढ़े हैं। 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के एग्जांपल्स भी ऐसे ही है हमारे बुक के अंदर, ओके। तो एग्जांपल्स हमने इससे पहले भी देखे हैं, ओके। एग्जांपल्स हमारे पास सेम एज इट इज, मैं एक बार फिर से आपको नोट्स में के एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। देखिए अब हमारे पास जो है बुक के अंदर दिया हुआ है एलिमेंट ऑफ द सिमेट्री, इसमें पहला प्लेन ऑफ द सिमेट्री। तो प्लेन का मैंने बताया किस तरह से, प्लेन तितली का एग्जांपल दिया था, तितली को अगर जो दो सेम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं तो वो क्या हो गया, प्लेन हो पास हो गया उसमें। वैसा ही स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर जो है मेजो टार्टारिक एसिड का, इसको हम 2 सेम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हमने इसलिए बोले हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहा, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहा, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहा, ओके। उसके बाद सेकंड वाला क्या रहेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहा, उसके बाद क्या होगा, सेंटर ऑफ द सिमेट्री रहा, कोई भी एक भी प्रेजेंट रहा तो वो मॉलिक्यूल को आप ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव क्यों बोलते हैं, क्यों, तो उसके अंदर मिरर इमेजेस मिलते हैं, ओके, आइडेंटिकल मिरर इमेजेस मिलते हैं। इस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर यहाँ पे एग्जैक्टली मिरर इमेजेस मिल रहे हैं, ओके। वो लेकिन ये मिरर इमेजेस कैसे आइडेंटिकल है, एक दूसरे के कैसे आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कोई एब्सेंट होना चाहिए, एक बात सिंपल ध्यान में रखिए,
कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ओके, उस टाइम में वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। एब्सेंट है तो एक्टिव है, एब्सेंट है तो एक्टिव है, इस बात से ध्यान में रखिए। दूसरा वाला है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, ये जो टार्टारिक एसिड का, तो इसके अंदर आपको कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, ना ही आपको प्लेन मिलेगा, ना ही आपको रोटेशन मिलेगा, ओके, ना ही आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री, किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सेंटर पॉइंट जो है मॉलिक्यूल का, साइक्लोब्यूटेन का, वहां से एक एक्सिस पास कर रहे हैं, ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ से देखिए COOH और ये COOH सेंटर में से पास करे, सेम मॉलिक्यूल ऊपर के साइड में इक्वल डिस्टेंस पे मिल रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर सेम है। उसके बाद CS3 भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, एक भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल डिफरेंस इज देयर। हर एंगल में हर जो बॉन्ड है उसके इक्वल डिस्टेंस में अपोजिट साइड में वैसा ही सेम आइटम होना चाहिए, यानी यहाँ पे सेंटर ऑफ द सिमेट्री होनी चाहिए, तभी इसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर जगह पे हाइड्रोजन दिखेंगे तो हाइड्रोजन दिखेगा, COH देखेंगे तो COH दिखेगा, CS3 देखेंगे तो CS3 दिखेगा। कोई भी आइटम आप देखेंगे, मॉलिक्यूल देखेंगे, आइटम कार्बन का देखेंगे या फिर कोई भी ग्रुप देखेंगे, उसका ग्रुप का अपोजिट ग्रुप आपको मिलेगा, उसको एक्सिस पास करेंगे सेंटर से तो आपको मिलेगा। तो ऐसे केस में इसको क्या बोलते हैं, दिस मॉलिक्यूल हैविंग द सेंटर ऑफ सिमेट्री। और जब किसी के पास कोई एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहता है तो वो मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल सकते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, अल्टीमेटली ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। उसके बाद अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में मैंने आपको बताया था कि पहले मॉलिक्यूल को 90 से रोटेट करेंगे और उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन लेंगे, ओके। पहले रोटेट जो किए वो कंपाउंड सेकंड बन गया, रिफ्लेक्शन जो किए वो कंपाउंड थर्ड बन गया। तो कंपाउंड फर्स्ट और थर्ड ये दोनों अगर जो सेम है तो उस टाइम में हम क्या बोलेंगे, इट शोज द n फोल्ड एक्सिस ऑफ द सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ द सिमेट्री। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल के अंदर एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है ये मॉलिक्यूल के हमने चेक किए थे कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। अब उसके बाद का हमारा पार्ट है क्यूमुलिन्स, ओके। तो क्यूमुलिन्स में इंपॉर्टेंट क्या है, अल्कीन स्ट्रक्चर से, ओके, अल्कीन स्ट्रक्चर को हम क्यूमुलिन्स बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, कंटिन्यूसली डबल बॉन्ड होते हैं। पूरे जो कार्बन होते हैं, टर्मिनल कार्बन, अभी जिसका देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये क्यूमुलिन का स्ट्रक्चर है, ओके। क्यूमुलिन के स्ट्रक्चर के अंदर टर्मिनल जो कार्बन होते हैं, ये टर्मिनल जो अनसैचुरेटेड कार्बन, ओके, टर्मिनल अनसैचुरेटेड कार्बन कौन सा है, ये और ये कार्बन, समझने की कोशिश करिए, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे दो कार्बन देखिए, ये कार्बन क्या हो गया, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज। ये हो गए टर्मिनल कार्बन। और ये क्या हो गया, कोई बोल सकता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन का, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये कार्बन का? sp2 ही होगा ना सर? नो नो, इसका होगा sp, sp होगा कि तो ये डबल बॉन्ड दो, इधर भी एक डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, ओके, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, ओके, sp। उसके बाद ये जो कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन, ये भी क्या शो करेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, ओके। तो यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी जहाँ पे अल्कीन सिस्टम में डबल बॉन्ड है, सिर्फ डबल बॉन्ड, तो उसको हम sp2 बोलते हैं। जहाँ पे अल्कीन में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड है कोई कार्बन पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम। तो यहाँ पर ये सेंटर कार्बन आइटम क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम बन गया, ओके। तो अब जो है क्यूमुलिन किसको बोलेंगे, जिसके टर्मिनल कार्बन sp2 रहते हैं और जो बीच में के जो कार्बन है वो sp रहते हैं, उसको हम क्यूमुलिन्स बोलते हैं, ओके। ये हो गया क्यूमुलिन का स्ट्रक्चर। 1 मिनट, ये लिखने के बाद
इरेज नहीं किए तो स्क्रीन वो कंटिन्यूसली वैसे ही स्क्रीन सेव हो जाती है। ये था एग्जांपल। अब देखिए, अब इसमें समझने ये तो समझ में आ गया कि क्यूमुलेंस किसको बोलेंगे। ओके, ये तो अंडरस्टैंड हो गया हम लोगों को क्यूमुलेंस किसको बोलेंगे। अब क्यूमुलेंस के बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर समझने के जैसा। ओके, अब ये जो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये भी क्यूमुलेंस है या नहीं है? देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्यूमुलिन है या नहीं है? है। हाँ क्यूमुलिन है। क्यों? तो इसके टर्मिनल पे देखिए ये sp2 है, ये sp2 है और ये कार्बन sp है, 3 कार्बन है। तो क्या होना चाहिए फिर? डबल बॉन्ड कितने होने चाहिए? 2 और मोर देन 2, 2 से ज्यादा होने चाहिए। उसके केस में हम इसको डिफाइन कर सकते। ओके, 3 रहेंगे तो एक sp आएगा, टर्मिनल के 2 sp2 आएंगे। तो एक सिंपल समझने के लिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है वो देखेंगे हम। देखिए क्यूमुलेंस किसको बोलेंगे? आर द कंपाउंड्स हैविंग 2 और मोर देन 2 क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स। ओके, क्यूमुलेंस हैविंग द ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ऑड नंबर एंड डबल बॉन्ड यानी कितने, कौन से हो सकते हैं? ऑड किसको बोलेंगे? देखिए अल्कीन की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम, कौन से? 2 और मोर देन 2। तो 2 के आगे के जो भी ऑड नंबर आएंगे, 2 के आगे के ऑड नंबर कौन कौन से आएंगे? 3, 5, 7। 3, 5, 7 ये ऑड नंबर्स आ गए। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? क्यूमुलेंस हैविंग द ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जिसके पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यानी 3, 5, 7, 9 ये क्या करेंगे? ऐसे डबल बॉन्ड दिखेंगे आपको क्यूमुलेंस में, तो आप बोल सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मीन्स सी स्टांस जो बताते हैं हम लोग डबल बॉन्ड पर, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, बट इफ देयर आर द इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कौन से हो सकते हैं? 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 या 2 मोर देन 2, 2 और मोर देन 2। तो इसमें इवन नंबर कौन से आ सकते हैं? 2 आ सकता, 4 आ सकता, 6 आ सकता, 8 आ सकता। ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो गए। तो ये डबल बॉन्ड्स आपको दिखेंगे तो आप ऐसे टाइम में ये जो क्यूमिलीन है ये कौन सा क्या शो करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो क्यूमिलीन्स दो टाइप्स के ओके आइसोमेरिज्म शो करती है, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब पॉसिबल है? जब क्यूमुलिन के अंदर डबल बॉन्ड जो है वो इवन नंबर में है, तब उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। और जब क्यूमुलिन्स के अंदर डबल बॉन्ड जो है इवन नंबर में है, उस टाइम में उसके अंदर क्या पॉसिबल है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ये दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। ओके, अब ये पॉइंट्स को आप और एक बार समझने के लिए हम देख, मेरे पास टाइम नहीं है, हमको जो है कल इसको जो है एक वीडियो के फॉर्म में मैं एक आपको पीपीटी वीडियो है उसको समझाने की कोशिश करूँगा कि बहुत आसान है। ओके, ये पार्ट जो है बहुत आसान है। अभी जो आज जो मैंने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ाया, ओके, तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के अंदर जो सिमेट्री का एक भी एलिमेंट किसी के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो हम उसको डायरेक्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देंगे, और एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट रहेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव बोल देंगे। उसके बाद क्यूमिलियंस के अंदर जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड रहेंगे उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलेंगे, जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। तो आप देखते ही पहचान सकते हैं, आप लोग जैसे ही देखेंगे आप तुरंत समझ में आएगा आपको कि ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा या ज्योमेट्रिकल शो करेगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट करने का। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है। ओके, तो ये पहला एग्जाम्पल, इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? अभी जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की 3। ओके, 3 है मीन्स ये आ गया ऑड में।
और ऑड में आ गया इसका मतलब ये कौन सा शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोम। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? 2 है। 2 है मीन्स इवन है ना? इवन रहेगा इसका मतलब ये कौन सा शो करेगा? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स यानी आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो हम बताते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स में आता है। सिस ट्रांस जो बताते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आता है। तो इस तरह से ये 2 आइसोमेरिज्म है। इसका हम जो है कल मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसको बताऊंगा क्यूमिलियंस को। कुछ और भी एग्जांपल्स लेंगे हम, उसके बाद ये पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके।